हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस देखेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी यूजफुल है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, विच एटॉमिक पावर स्टेशन इन इंडिया इज बिल्ट कम्प्लीटली इंडिजिनसली। भारत का कौन सा परमाणु ऊर्जा स्टेशन पूरी तरह स्वदेशी रूप से बनाया गया है? तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। भारत का कौन सा एटॉमिक पावर स्टेशन पूरी तरह स्वदेशी रूप से बनाया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कलपक्कम एटॉमिक पावर स्टेशन। कलपक्कम एटॉमिक पावर स्टेशन, जिसे मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन भी कहा जाता है, भारत में पूरी तरह स्वदेशी रूप से बनाया गया है। यह कलपक्कम एटॉमिक पावर स्टेशन तमिलनाडु में स्थित है, जो चेन्नई से लगभग 80 किलोमीटर दूर है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको याद रखना है, कलपक्कम एटॉमिक पावर स्टेशन। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच इंडियन स्टेट हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स? भारत के किस राज्य में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान है? तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। भारत के किस स्टेट में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क्स हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में भारत के सभी राज्यों में सबसे अधिक 11 नेशनल पार्क्स हैं। इसलिए अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि भारत में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क्स किस राज्य में हैं, तो आपको मध्य प्रदेश याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है मध्य प्रदेश। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच रिवर फ्लोज बिटवीन द विंध्य एंड सतपुड़ा रेंजेस? विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमालाओं के बीच कौन सी नदी बहती है? तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। विंध्य और सतपुड़ा माउंटेन रेंजेस के बीच कौन सी रिवर फ्लो करती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर विंध्य रेंज के नॉर्थ और सतपुड़ा रेंज के साउथ के बीच एक रिफ्ट वैली से होकर बहती है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, नर्मदा भारत की उन प्रमुख नदियों में से एक है जो वेस्टवर्ड फ्लो करते हुए अरेबियन सी में गिरती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको याद रखना है, नर्मदा रिवर। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द हाईएस्ट पीक इन द अरावली रेंज? अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। अरावली रेंज की सबसे ऊंची पीक कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गुरु शिखर। गुरु शिखर अरावली रेंज की सबसे ऊंची चोटी है। यह माउंट अबू, राजस्थान में स्थित है और इसकी ऊंचाई लगभग 1722 मीटर है। तो अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि अरावली रेंज की हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो आपको तुरंत याद आना चाहिए गुरु शिखर। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेयर इज द ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी इन इंडिया लोकेटेड? भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत की सबसे पुरानी ऑयल रिफाइनरी कहाँ लोकेटेड है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, डिगबोई। भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी असम के डिगबोई में है। इसे 11 दिसंबर 1901 को चालू किया गया था और इसे एशिया की सबसे पुरानी लगातार चलने वाली तेल रिफाइनरी के रूप में भी जाना जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु इज एड्रेस्ड एज द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा? राज्यसभा के सभापति के रूप में किसे संबोधित किया जाता है? तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि राज्यसभा के चेयरमैन के रूप में किसे संबोधित किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा के एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होते हैं, यानी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपने पद के कारण ही राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं। यह प्रोविजन आर्टिकल 64 में दिया गया है। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मोस्ट वेदर फिनोमिना टेक प्लेस इन विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर? अधिकांश मौसम संबंधी घटनाएं वायुमंडल की किस परत में होती है? तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि रेन, क्लाउड्स, स्टॉर्म्स और विंड्स जैसी ज्यादातर वेदर घटना एटमॉस्फेयर की किस लेयर में होती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर एटमॉस्फेयर की सबसे निचली लेयर है और ज्यादातर वेदर फेनोमेना इसी लेयर में होती है। यहाँ रेन, क्लाउड्स, स्टॉर्म्स एंड विंड्स जैसी घटनाएं होती हैं।
ट्रोपोस्फियर की ऊंचाई पोल्स पर लगभग 8 किलोमीटर और इक्वेटर पर लगभग 18 किलोमीटर तक होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ट्रोपोस्फियर। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द रेडिएशन दैट हीट्स द अर्थ्स एटमॉस्फेयर कम्स मेनली फ्रॉम वेयर? पृथ्वी के वायुमंडल को गर्म करने वाला विकिरण मुख्य रूप से कहाँ से आता है? तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अर्थ के एटमॉस्फेयर को हीट करने वाला रेडिएशन मेनली कहाँ से आता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अर्थ। अर्थ की सरफेस सूर्य से एनर्जी एब्जॉर्ब करती है और फिर इसे लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के रूप में दोबारा इमिट करती है। यही रेडिएशन एटमॉस्फेयर को गर्म करने में इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको याद रखना है अर्थ। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। By which constitutional amendment was the right to property omitted as a fundamental right? किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया? तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट की लिस्ट से किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा हटाया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 44 अमेंडमेंट। 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट से हटा दिया गया था। पहले आर्टिकल 31 के तहत राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट था। अब यह आर्टिकल 300 ए के तहत एक कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल राइट है, फंडामेंटल राइट नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which is the highest peak in South India? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि साउथ इंडिया की सबसे ऊंची पीक कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अनामुडी। अनामुडी साउथ इंडिया की सबसे ऊंची पीक है। इसकी ऊंचाई लगभग 2695 मीटर है और यह केरलम में स्थित है। तो अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो आपको याद रखना है अनामुडी। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच इज द लार्जेस्ट रिवर इन द डेक्कन प्लेटो रीजन? दक्कन के पठारी क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। डेक्कन प्लेटो रीजन की सबसे बड़ी रिवर कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गोदावरी। गोदावरी रिवर डेक्कन प्लेटू रीजन की सबसे बड़ी और लॉन्गेस्ट रिवर है। इसे पेनिनसुलर इंडिया की भी सबसे लंबी रिवर माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको याद रखना है गोदावरी रिवर। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच इज द लार्जेस्ट मैनमेड लेक इन इंडिया? भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गोविंद बल्लभ पंत सागर। गोविंद बल्लभ पंत सागर, जिसे रिहान रेजर्वॉयर के नाम से भी जाना जाता है, सोनभद्र जिले के उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसका एरिया लगभग 466 से 480 स्क्वायर किलोमीटर के बीच बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द लास्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड? संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 24 जनवरी 1950। भारत की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। इस डेट को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके सिर्फ 2 दिन बाद यानी 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ और इंडिया एक रिपब्लिक बना। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which months are generally known for the retreating monsoon in India? भारत में लौटते हुए मानसून के महीने सामान्यतः कौन से माने जाते हैं? तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इंडिया में रिट्रीटिंग या रिसीडिंग मॉनसून जनरली किन मंथ्स में होता है? तो इसका सही आंसर होगा अक्टूबर एंड नवंबर। अक्टूबर और नवंबर के दौरान साउथ वेस्ट मॉनसून कमजोर होने लगता है और नॉर्थ इंडिया से वापस लौटना शुरू करता है। इसी पीरियड को रिट्रीटिंग मॉनसून या रिसीडिंग मॉनसून कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सॉइल कॉल्ड? मिट्टी के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा पीडोलॉजी। पेडोलॉजी सॉइल का साइंटिफिक स्टडी है। यह वर्ड ग्रीक वर्ड स्पीडो
जिसका मतलब सॉइल, और लोगोस, जिसका मतलब स्टडी, से बना है। बैरन आइलैंड, द ओनली एक्टिव वॉल्केनो इन इंडिया, इज सिचुएटेड इन विच रीजन? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप किस क्षेत्र में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। बेरिन आइलैंड अंडमान सी में स्थित है और यह अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स यूनियन टेरिटरी का हिस्सा है। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर इज मेनली कॉज्ड बाय विच कंपाउंड्स? ओजोन परत का क्षरण मुख्य रूप से किन यौगिकों के कारण होता है? तो इसका सही आंसर होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स ओजोन लेयर डिप्लीशन के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल कंपाउंड्स हैं। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट याद रखिए, वर्ल्ड ओजोन डे हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है और ओजोन लेयर की थिकनेस को डब्सन यूनिट्स में मेजर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ए मनी बिल अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन विच हाउस? भारतीय संविधान के अनुसार धन विधेयक केवल किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लोकसभा। मनी बिल केवल लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। राज्यसभा मनी बिल में अमेंडमेंट नहीं कर सकती बल्कि केवल रिकमेंडेशंस दे सकती है और मनी बिल की डेफिनेशन आर्टिकल 110 में दी गई है। विच रीजन इन इंडिया इज रिचेस्ट इन आयरन एंड कोल डिपॉजिट्स? भारत का कौन सा क्षेत्र लौह अयस्क और कोयले के भंडार की दृष्टि से सबसे समृद्ध है? तो इसका सही आंसर होगा छोटा नागपुर प्लेटो। छोटा नागपुर प्लेटो ईस्टर्न इंडिया का एक इम्पॉर्टेंट मिनरल रिच रीजन है। यह मेनली झारखंड में फैला हुआ है और इसके आसपास के एरियाज में ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्से भी आते हैं। यहाँ आयरन और कोल, माइका, बॉक्साइट और कॉपर जैसे इंपॉर्टेंट मिनरल्स पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, नंदा देवी पीक इज लोकेटेड इन विच स्टेट? नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा उत्तराखंड। नंदा देवी पीक भारत के नॉर्दर्न पार्ट में स्थित है और यह उत्तराखंड स्टेट का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है, द टर्म दोआब रिफर्स टू व्हाट? दोआब शब्द किसे संदर्भित करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लैंड बिटवीन टू रिवर्स। डोअब का मतलब होता है ऐसी लैंड जो दो नदियों के बीच स्थित हो, यानी जब दो नदियां किसी एरिया को घेरती या कन्वर्ज करती हैं तो उनके बीच की जमीन को डोअब कहा जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेयर इज द लार्जेस्ट हर्बेरियम इन इंडिया लोकेटेड? भारत का सबसे बड़ा हर्बेरियम कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कोलकाता। भारत का सबसे बड़ा हर्बेरियम सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम है, जिसे CAL हर्बेरियम के नाम से भी जाना जाता है। ये पश्चिम बंगाल में कोलकाता के पास हावड़ा के शिवपुर में आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बॉटनिक गार्डन में है। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मोल्टन रॉक बिलो द अर्थ सर्फेस इज कॉल्ड व्हाट? पृथ्वी की सतह के नीचे पिघली हुई चट्टान को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मैग्मा। अर्थ के अंदर मौजूद मोल्टन या सेमी मोल्टन रॉक को मैग्मा कहा जाता है। वहीं जब यही मोल्टन रॉक अर्थ की सरफेस पर बाहर निकलता है तो उसे लावा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच इज द लॉन्गेस्ट बीच इन इंडिया? भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मरीना बीच। मरीना बीच चेन्नई के तमिलनाडु में स्थित है और इसे इंडिया का लॉन्गेस्ट नेचुरल बीच माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज दक्षिण गंगोत्री? दक्षिण गंगोत्री क्या था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, एन इंडियन रिसर्च स्टेशन इन अंटार्कटिका। दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में इंडिया का फर्स्ट साइंटिफिक रिसर्च बेस स्टेशन था। इसे 1983 में इंडिया की थर्ड अंटार्कटिक एक्सपीडिशन के दौरान बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, व्हेन इज ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेटेड? मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 10 दिसंबर। ह्यूमन राइट्स डे हर साल 10 दिसंबर को मनाया जाता है। यह दिन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को कमेमोरेट करता है, जिसे 1948 में यूनाइटेड नेशंस ने अडॉप्ट किया था। अगला क्वेश्चन है,
विच इज द लॉन्गेस्ट इरिगेशन कैनाल इन इंडिया? भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी कैनाल। इंदिरा गांधी कैनाल इंडिया की लॉन्गेस्ट इरिगेशन कैनाल है। इसे पहले राजस्थान कैनाल के नाम से जाना जाता था। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर पावर जनरेशन इन इंडिया? भारत में विद्युत उत्पादन के लिए सबसे महत्वपूर्ण कच्चा माल कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कोल। कोल इंडिया में पावर जनरेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल्स में से एक है। इसलिए अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल कौन सा है, तो आपका आंसर होगा कोल। ऑन विच डेट इज द शॉर्टेस्ट डे जनरली ऑब्जर्व्ड इन इंडिया? भारत में सामान्यतः सबसे छोटा दिन किस तारीख को होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, दिसंबर 21। इंडिया में शॉर्टेस्ट डे जनरली 21 दिसंबर या 22 दिसंबर के आसपास होता है। यह विंटर सोल्स्टिस के समय होता है जब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में दिन सबसे छोटा और रात सबसे लंबी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट इज अ मेंबर ऑफ द सेवन सिस्टर्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर भारत के 7 बहनों वाले राज्यों में शामिल है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, त्रिपुरा। नॉर्थ ईस्ट इंडिया के 7 सिस्टर्स में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ विच कंट्री डज इंडिया शेयर द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल लैंड बाउंड्री? भारत किस देश के साथ अपनी सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय भूमि सीमा साझा करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बांग्लादेश। इंडिया और बांग्लादेश के बीच लगभग 4096.7 किलोमीटर लंबी इंटरनेशनल लैंड बाउंड्री है। इंडिया के पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम स्टेट्स बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। अगला क्वेश्चन है, द मैग्नीट्यूड ऑफ एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड यूजिंग विच इंस्ट्रूमेंट? भूकंप की तीव्रता किस उपकरण से मापी जाती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसका इस्तेमाल अर्थक्वेक की सिस्मिक वेव्स को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। Which was the first state in India formed on the basis of language? भारत में भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य कौन सा था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश इंडिपेंडेंट इंडिया में लिंग्विस्टिक बेसिस पर बनने वाला पहला स्टेट था। यह 1 अक्टूबर 1953 को तेलुगु स्पीकिंग पीपल के लिए बनाया गया था। व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ अ सुनामी? सुनामी का मुख्य कारण क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अंडरसी अर्थक्वेक। सुनामी जनरली समुद्र के नीचे आने वाले एक पावरफुल अर्थक्वेक के कारण पैदा होती है। जब समुद्र की सतह के नीचे सी फ्लोर अचानक ऊपर या नीचे मूव करता है तो ओशन वाटर का मैसिव डिस्प्लेसमेंट होता है और सुनामी वेव्स जनरेट होती है। द क्योटो प्रोटोकॉल इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी मेनली रिलेटेड टू व्हाट? क्योटो प्रोटोकॉल मुख्य रूप से किससे संबंधित एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है? तो इसका सही आंसर होगा ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। क्योटो प्रोटोकॉल क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसका मेन एम ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को रिड्यूस करना था। इसे 1997 में कियोतो, जापान में अडॉप्ट किया गया था और यह 2005 में फोर्स में आया। व्हाट इज द लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑन एन अर्थ? पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बायोस्फीयर। बायोस्फीयर अर्थ पर मौजूद सभी इकोसिस्टम्स का ग्लोबल सम है, इसलिए इसे अर्थ का लार्जेस्ट इकोसिस्टम माना जाता है। Which is one of the major causes of the greenhouse effect? ग्रीनहाउस प्रभाव के प्रमुख कारणों में से एक क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एक इम्पॉर्टेंट ग्रीनहाउस गैस है। यह एटमॉस्फेयर में हीट को एब्जॉर्ब करने में कंट्रीब्यूट करती है और इसी वजह से ग्रीनहाउस इफेक्ट और एटमॉस्फेरिक वार्मिंग में इसका इम्पॉर्टेंट रोल है। When is the longest day generally observed in the northern hemisphere? उत्तरी गोलार्ध में सामान्यतः सबसे लंबा दिन कब होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जून 21।
नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ईयर का लॉन्गेस्ट डे जनरली 21 जून को निरीक्षण किया जाता है। यह समर सोल्स्टिस के आसपास होता है जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दिन सबसे लंबा होता है। When is the shortest day generally observed in the northern hemisphere? उत्तरी गोलार्ध में सामान्यतः सबसे छोटा दिन कब होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, दिसंबर 21। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ईयर का शॉर्टेस्ट डे जनरली 21 दिसंबर को होता है। यह विंटर सोल्स्टिस के समय होता है जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दिन सबसे छोटा और रात सबसे लंबी होती है। When is the longest day generally observed in the southern hemisphere? दक्षिणी गोलार्ध में सामान्यतः सबसे लंबा दिन कब होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, दिसंबर 21। सदर्न हेमिस्फीयर में ईयर का लॉन्गेस्ट डे जनरली 21 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। यानी जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर सोल्स्टिस होता है उसी समय साउदर्न हेमिस्फीयर में समर सोल्स्टिस होता है। Which Indian state is known as the land of 5 rivers? भारत के किस राज्य को 5 नदियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पंजाब। पंजाब को लैंड ऑफ 5 रिवर्स कहा जाता है। ये 5 नदियां हैं ब्यास, चिनाब, झेलम, रावी और सतलुज। Which disease is caused due to deficiency of iodine? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गॉइटर। गॉइटर यानी घेंघा थायराइड ग्लैंड के एनलार्ज्ड होने की कंडीशन है। हमारे बॉडी को थायराइड हार्मोन्स बनाने के लिए आयोडीन की जरूरत होती है, इसलिए आयोडीन डेफिशिएंसी से गॉइटर हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फैट सॉल्युबल विटामिन्स? इनमें से कौन से विटामिन वसा में घुलनशील हैं? तो इसका सही आंसर होगा विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के, यानी ए, डी, ई और के फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं। वहीं विटामिन बी और विटामिन सी वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं। प्लांट्स विच फ्लावर ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम आर नोन एज व्हाट? जो पौधे अपने जीवन काल में केवल एक बार फूल देते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मोनोकार्पिक। ऐसे प्लांट्स जो अपने लाइफ टाइम में केवल एक बार फ्लावर और रिप्रोड्यूस करते हैं उन्हें मोनोकार्पिक प्लांट्स कहा जाता है। Which is considered the most stable ecosystem? निम्नलिखित में से किसे सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र माना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ओशन। ओशन इकोसिस्टम को अर्थ का सबसे स्टेबल इकोसिस्टम माना जाता है। तो अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम कौन सा है तो आपको आंसर याद रखना है ओशन। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली वुमेन प्रेसिडेंट थी। उन्होंने 1917 के कलकत्ता सेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। What is the main component of the cell wall of plant cells? पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति का मुख्य घटक क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सेल्यूलोज। सेल्यूलोज प्लांट सेल वॉल का प्राइमरी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है। यह प्लांट सेल्स को शेप और स्ट्रक्चरल सपोर्ट देने में इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। Who discovered the nucleus of the cell? कोशिका की केंद्रक की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में प्लांट सेल्स को माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व करते समय न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। When was the Indian national flag adopted? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। इंडियन नेशनल फ्लैग को ऑफिशियली कब अडॉप्ट किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 22 जुलाई 1947। भारत का नेशनल फ्लैग अपने प्रेजेंट फॉर्म में 22 जुलाई 1947 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा अडॉप्ट किया गया था। यानी इंडिपेंडेंस से कुछ ही दिन पहले भारत ने अपने नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया था। द हिमालयन माउंटेन रेंज इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? हिमालय पर्वत श्रृंखला इनमें से किसका उदाहरण है? तो इसका सही आंसर होगा फोल्ड माउंटेन्स। हिमालयाज यंग फोल्ड माउंटेन्स का एग्जाम्पल है।
ये माउंटेन्स टेक्टोनिक प्लेट्स के कोलिजन के कारण बने हैं। तो अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि हिमालयस किस टाइप के माउंटेन्स हैं, तो आपको याद रखना है फोल्ड माउंटेन्स। तो फ्रेंड्स, आज के क्वेश्चंस आपको कैसे लगे? अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।